खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। महाराष्ट्र न्यूज़, जी महाराष्ट्र न्यूज़ में विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ में फरहान शेख है, जिन्होंने एनसीपी ज्वाइन की है, जो कि शरद पवार एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो क्या इनकी सोच रही फरहान शेख की, जानते हैं फरहान शेख से। सर फरहान जी, ये बताएं कि आपने एनसीपी ज्वाइन करने का क्या इरादा रहा आपका। सबसे पहले तो जी महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जैसे जानते हैं आजकल राजनीति के जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, हमारे देश में कहीं दूर दूर तक जो है विपक्ष का अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है, मगर इस अस्तित्व को अस्तित्व में लाकर और जो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई एक नेता है जो लड़ सकता है तो माननीय शरद पवार जी हैं। और माननीय शरद पवार की सोच, माननीय शरद पवार के इरादे इस काबिल हैं कि वो केंद्र में मौजूद मोदी सरकार का लोहा ले सकती हैं और उनको अच्छी तरीके से उनके जो भी बनाई हुई रणनीति है उसमें उनको हरा के विपक्ष की सत्ता काबिज कर सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय शरद पवार साहब का एनसीपी का खूब सपोर्ट किया जाए और हम तमाम आपके दर्शकों से आग्रह भी करते हैं कि एनसीपी को और मजबूत बनाइए, एनसीपी ज्वाइन कीजिए, माननीय शरद पवार जी को और मजबूत बनाइए। सर, जिस तरीके से पूरे देश में किसानों का मुद्दा बड़ा उछल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका। आप जैसे कि जानते होंगे माननीय शरद पवार ने आज से कई साल पहले एपीएमसी बिल लेकर आया। एपीएमसी बिल जो है ऑलरेडी चल रहा था, जिसमें एक एमएसपी हुआ करती थी। वही एमएसपी की वजह से जो हमारे किसान भाई है, मजदूर भाई है, उनको काफ़ी फ़ायदा होता था। मगर सारा का सारा भारत जानता है जिस तरीके से ये काला कृषि कानून लाया गया। मैं आपको ज़्यादा विस्तार में इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें 3 बड़े पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा कि आम जनता इसको समझती है, जानती है और हर चीज़ इसकी जानती है। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लेकर। अगर जैसे आप मिसाल के तौर पे कोई बड़ा ब्रांड है, वो किसानों के पास आता है, वो बोलता है कि मैं आपकी सारी फसल को एक पर्टिकुलर दाम पर, जैसे कि अगर 10 रुपये चल रहा है तो वो 2 रुपये में, 3 रुपये में, 4 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। मेरे को उतने ही साइज़ का आलू चाहिए, मुझे उतने ही साइज़ का प्याज चाहिए, मुझे इतने ग्राम का ये चाहिए, जो कि आप जानते हैं वो नेचुरल चीज़ है, उसमें पॉसिबल नहीं है, वो मैन मेड नहीं है, वो गॉड मेड है, वो नेचुरल है। उसमें आपको 100 ग्राम का भी आलू आ सकता है, 50 ग्राम का भी आ सकता है। मगर काले कृषि कानून में पॉइंट डाला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के मजदूरों के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसमें दूसरा पॉइंट ये डाला गया है कि आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक ये कानून था कि हम कृषि की किसी भी चीज़ को, खाने की किसी भी चीज़ को हम स्टोर नहीं कर सकते। मगर उस कानून को हटा के देश के इस काले कानून में कानून लाया गया कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं। आप समझ सकते हो, आप अगर पत्रकार हो आप समझ सकते हो, हमारी आम जनता समझ सकती है कि अगर उनको स्टोर करने का अनुमति दी गई तो बड़े बड़े जो ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जो ये गोद में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री की गोद में बैठे हुए लोग हैं, ये सारे के सारे भारत के अनाज को ख़रीद कर इतना महंगा कर देंगे, इतना महंगा कर देंगे कि आम आदमी उसको खा नहीं सकता है। तो अब आने वाले समय में जिस तरीके से शरद पवार का कहना ये भी है कि 25 साल तक महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे, उस पर क्या कुछ कहना है आपका। हमारे माननीय शरद पवार जी ने जैसा कहा है, उनकी हर बात उनका हर आदेश सर आँखों पर, और जैसा वो चाहेंगे। और माननीय शरद पवार, माननीय उद्धव जी ठाकरे, माननीय बाला साहब थोराट जी जैसे रणनीति बनाएंगे, माननीय शरद पवार जी की वजह से उनका हर आदेश सर आँखों पर। और जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी माननीय शरद पवार जी ने बनाई है, जिस तरीके से उसकी संधि की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो केंद्र की भी हवा निकाल फेंकेंगे और केंद्र में भी माननीय शरद पवार जी एक मजबूत सरकार देकर बनाएंगे। तो अब आने वाले समय में क्या लगता है कि वो पीएम बन पाएंगे। अवश्य आप इस तारीख को, आज की तारीख को नोट कर लीजिए, मेरे नाम को नोट कर लीजिए। आने वाले कुछ समय में आप माननीय शरद पवार को बेशक एक प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। सारे भारत को उनका सपोर्ट है, सारी पार्टियों को, सारी विपक्ष को। अगर विपक्ष को आज की तारीख में पूरे भारत में कोई भी ऐसा नेता है जो विपक्ष को एक कर सकता है, मजबूत कर सकता है, तो वो माननीय शरद पवार जी हैं, सुप्रिया ताई जी हैं और अजीत दादा जी हैं, जो पूरे विपक्ष को एक कर सकते हैं और मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष लड़ाई कर रही है अभी तक,
जो विपक्ष देवेंद्र फडणवीस बौखलाए हुए हैं महाविकास आघाड़ी पर, उस पर क्या कहना है? आप उनकी बौखलाहट इस चीज़ से ही देख सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हमने अपने घोषणा पत्र में एनसीपी ने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे ही हमारी कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी, हम आरे को जो है वो जंगल में घोषित करेंगे, और हमने वही किया। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने आरे को जंगल घोषित किया, और वो जो कार शेड वहाँ बनने वाला था उसको कांजूर मार्ग शिफ्ट किया। मगर आप उनकी बौखलाहट देख लीजिए कि उन्होंने कांजूर मार्ग पर स्टे लेकर आया कि कांजूर मार्ग में यहाँ पर नहीं बनना चाहिए था। वो क्या चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस कि बम्बई के लंग्स को हम काट दें, बम्बई के फेफड़ों को काट दें, आरे के जंगल को पूरा तबाह कर दें? क्या चाहते क्या है डेविड फडणवीस? तो जिस तरीके से अड़चन लगाई जा रही है पूरी तरीके से कांजूर मार्ग से कि केंद्र की ये ज़मीन है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? अरे साहब, मैं तो इतना जानता हूँ, केंद्र की हो या स्टेट की हो, ज़मीन यहाँ के रहवासियों की है, यहाँ के देशवासियों की है। क्या मुंबई का रहवासी इस देश का रहवासी नहीं है? क्या मुंबई का रहवासी को किसी चीज़ का हक नहीं है? अगर एक मुंबई का लंग्स कहे जाने वाले जंगल आरे को हम लोग बचाकर उसके कार शेड को हम लोग कांजूर मार्ग में हमारी सरकार शिफ्ट करना चाहती, तो इसमें गुनाह किया है? आप उससे भी अच्छा हमें विकल्प दीजिए, कांजूर मार्ग से भी अच्छा विकल्प दीजिए, मगर वो कार शेड आरे में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन अब गुजरात में सबसे पहले चलेगी और मुंबई में क्यों नहीं? जो मुंबई से पूरा 20 मिनट तक पहुँचने वाली जनता यहाँ की मुंबई कर परेशान नहीं क्या? साहब, आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो, आप इतने सालों से पत्रकारिता में हो, आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो कि जो केंद्र की सरकार है ये फेवरेटिज्म की सरकार है। उन्हें सब अपने अपने जो करीबी लोग हैं वही पसंद आते हैं, बाकी उनको किसी देशवासी से कोई लेना देना नहीं है। वो देख रहे हैं वो सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक बुलेट ट्रेन मुंबई से चलकर अहमदाबाद जाती है और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा कवर करती है, तो उसमें सिर्फ महाराष्ट्र वालों का या गुजरात वालों का फ़ायदा नहीं है, उसमें पूरे भारतवर्ष का फ़ायदा है। तो हमारे प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं और इस पॉलिसी से जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुजरात वालों का क्या फ़ायदा हो रहा है, महाराष्ट्र वालों का क्या नुकसान हो रहा है, दिल्ली वालों का क्या नुकसान हो रहा है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारतवर्ष का हर रहवासी मेरा भाई है। हम किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, मगर वो प्रधानमंत्री तो सबके हैं ना, तो उन्हें हर एक के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम आज की तारीख में भी सिर्फ अपने राज्य के बारे में, एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में सोचोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस सरकार को जाना ही पड़ेगा। और माननीय शरद पवार जी, बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात पहुंच रही है, उस पर क्या कुछ कहना है आपको? सिर्फ ये दिखावा है साहब, कोई कंपनी गुजरात नहीं जा रही है। गुजरात जो है वो एक ऐसा फल है जो अंदर से खोखला हो चुका है और ऊपर से खूबसूरत नज़र आ रहा है। आपने कभी मार्केट में फल खरीदा होगा ना, उसको चमकाया जाता है कि ऊपर से बहुत चमकदार नज़र आता है, मगर जब उसको काटा जाता है ना तो उसकी असलियत उससे फल के अंदर नज़र आती है। वैसे ही गुजरात को काफ़ी चमकाया जा रहा है। मैं गुजरात वासियों के किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये प्रोपेगेंडा जो पैदा किया जा रहा है ना कि मुंबई कुछ नहीं है और बाकी प्रदेशों की राजधानियाँ ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुंबई आर्थिक राजधानी है, ठीक है। जब मुंबई की तरक्की होगी तभी हमें खुशी होगी, जब सूरत की तरक्की होगी हमें तभी भी खुशी होगी, जब अहमदाबाद की तरक्की होगी तभी भी हमें खुशी होगी। मगर एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए आप देशवासियों को बांटने का काम मत कीजिए, आप मुंबई वालों को गुजरात वालों से लड़ाने का काम मत कीजिए। आप सबको एक और नेक बनाकर सबको साथ में लेके करने का काम कीजिए। और ये बात जो है वो आम जनता की समझ में आ रही है, आम जनता इसको बखूबी जान गई है कि जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ना, कभी गुजरात मॉडल के नाम पर, कभी योगी मॉडल के नाम पर, कभी मोदी मॉडल के नाम पर, ये मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ ये खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं, इनमें कुछ नहीं। अगर असली तरक्की देखना है, कृषि में तरक्की देखना है तो महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र के छोटे छोटे ज़िलों में, छोटे छोटे कस्बों में जाइए, मुंबई में आइए, मुंबई से जुड़े उप महानगरों में जाइए। छोटे छोटे बीएमसी ने ऐसे काम किए हैं कि आपकी बड़ी बड़ी सरकारें वैसे काम नहीं कर सकती हैं। धन्यवाद सर। जैसे आज वर्ष का 2020 जिस तरीके से बीता, आज अंतिम दिवस है और कल्याण साल शुरू हो रहा है, तो अपने देशवासियों को और अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहूँगा? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा 2020 गुजरा है, बड़ी परेशानियों में, बड़े दुखों में, बड़ी तकलीफ़ों में ये साल गुजरा है, बड़ी जद्दोजहद के साथ बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे तमाम देशवासियों ने मास्क पहनकर और सैनिटाइज़र लगाकर और कोरोना का सामना किया है। हर तरीके से हमने कोरोना का सामना किया है। मैं सारे देशवासियों को, सारे दुनियावासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए। वैक्सीन भी आने वाली है बहुत जल्द। हमारी गवर्नमेंट
इसको फ्री भी करने वाली, जैसे कि हमारे मंत्री ने वादा किया है। और मैं सारे देशवासियों को नए साल की, नए हार्दिक शुभ साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, माननीय श्री शरद पवार जी की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जी महाराष्ट्र न्यूज़ आपका इंटरव्यू कर रहा है, उसके लिए क्या कहना है आपका? जी महाराष्ट्र न्यूज़ को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं, छोटी छोटी गलियों में जाके छोटे छोटे मुद्दे उठाना ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने आपको कीचड़ में रिपोर्टिंग करते देखा है, मैंने आपको बारिश में रिपोर्टिंग करते देखा है, मैंने आपको कड़ी धूप में रिपोर्टिंग करते देखा है। मैं सिर्फ जी न्यूज़ महाराष्ट्र को और आपको, खास करके हमारे अशोक भाई को यही शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब दिल लगाकर मेहनत से काम कीजिए और गरीब जनता का, छोटी जनता का जो भी इशू है उसको हम तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। हम उसका बेशक अगर समाधान ना भी कर पाए, हम अगर उसका समाधान ना भी कर पाए तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ उसको अमली जामा पहनाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। जी महाराष्ट्र न्यूज़ पे विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ में माइनॉरिटी सेल के फरहान शेख के एनसीपी के, जो क्या कुछ कहना था सुना उनकी जुबानी। जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कहीं संतुष्ट भी नज़र नहीं आए फरहान शेख। अब फरहान शेख आने वाले समय में एनसीपी के लिए कितने कार्यरत रहेंगे, माइनॉरिटी सेल के लिए देखने वाली बात ये भी होगी। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।